ध्यान सुने मेरी बात, सीबीएसई का पेपर आने वाला है टफ, और तुम करने वाले हो सिली मिस्टेक। अब तुम सिली मिस्टेक ना करो, इसीलिए तुम्हें हर टाइप के क्वेश्चन को अलग अलग पढ़ना है, जो कि मैंने साइंस फिजिक्स में बनाया। पहले करना है तुम्हें वन शॉट, उसके बाद तुम्हें करना है एमसीक्यू, उसके बाद तुम्हें करना है एजर्शन रीजन केस बेस, और उसके बाद करना है सब्जेक्टिव। अब इस एमसीक्यू में तुम्हें सारे रिपीटेड सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिए हैं। 24-25 क्वेश्चन मैंने वन शॉट में करा दिए थे, बाकी सारे बचे हुए क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर सारे यहाँ पे, और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ, क्लैरिटी के साथ, इवन एक एक थ्योरी के क्वेश्चन को मैंने डीपली समझाया। तो सारे क्वेश्चन को डीपली समझाया। अब बस अब तुम्हें एक चीज करनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो में पूरा बने रहना है, और पूरे चैप्टर को खत्म करना है और सीक्वेंस ही तोड़ना, जो साइंस फिजिक्स का रूल है, वन शॉट, एमसीक्यू, एजर्शन रीजन केस बेस और सब्जेक्टिव। अब फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ सर्किट कंटेनिंग टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हमारे पास दो वायर हैं सेम मटेरियल की, उनका पैरेलल में कनेक्शन। देखो जब भी सेम मटेरियल बोलेगा हमारा रेजिस्टिविटी सेम है, तो आपके पास दो वायर हैं, उनका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। मान लेते हैं पहली वायर है R1 और दूसरी वायर है R2, और इनका रेजिस्टेंस R1 R2 है इस तरीके से, और इनको आपने किस में कनेक्ट करा है, पैरेलल में। तो मैं दोनों को सेम वोल्टेज देता हूँ V। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसका वोल्टेज भी V है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी V है। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। मतलब अगर आप यहाँ से करंट देखना चाहते हो I1, यहाँ से करंट देखना चाहते हो I2, तो I1 की वैल्यू आ सकती है V/R1 से, और I2 की वैल्यू आती है V/R2 से। तो ये हो गया आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। आगे चलते हैं। इफ द लेंथ्स एंड रेडियाई ऑफ द वायर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड 2:3। बोल रहा लेंथ का रेशियो, जो वायर्स की लेंथ का रेशियो है, देखो अगर पहली वायर की लेंथ ले लूँ और दूसरे वायर की लेंथ ले लूँ, ये रेशियो आ रहा है 3:2, और जो इनकी रेडियस का रेशियो है R1/R2, जिस ऑर्डर में लिखा है R1/R2, ये लिखा है 2/3। तो बोल रहा है कि करंट का रेशियो, द रेशियो ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द वायर विल बी, करंट का रेशियो क्या होगा। तो करंट का अगर हम रेशियो निकालें, देखो ये I1 है, ये I2 है, अगर आप करंट का रेशियो निकालो I1/I2, ये क्या हो जाएगा भाई, दोनों को डिवाइड कर दो, तो V/R1, इसके नीचे क्या आएगा V/R2, तो R2 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस के उल्टे रेशियो में करंट डिवाइड होता है। आप डायरेक्ट भी इसे ध्यान रख सकते हो, पर मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताते जा रहा हूँ ना, पूरा क्लैरिटी के साथ। I1/I2 क्या हो गया, R2/R1, तो R2/R1 निकालना है। अब रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस लेंथ और रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL/A। अब क्योंकि इसने बोला है कि मटेरियल जो सेम है, यानी कि ये वाला फैक्टर तो सेम हो गया, रेजिस्टिविटी तो सेम हो गया, तो यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और एरिया का मतलब क्या हो गया, πr²। मतलब आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और रेडियस के स्क्वायर पे। तो आपको R2/R1 चाहिए, तो R2/R1 की वैल्यू निकाल लो। तो R2/R1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L2/R2 का स्क्वायर इंटू R1 के सामने क्या लिखना है, R के सामने L होना चाहिए, तो 2 के सामने L2 है, R1 के सामने क्या होगा, L1 होगा, और इसके नीचे क्या चल जाएगा, R1 का स्क्वायर। तो मैंने उसे ऊपर लिख दिया। तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया L2/L1 इंटू R1/R2 और इस पूरे का स्क्वायर, और ये रेशियोज हमें दे रखे थे। L2/L1 कितना है, तो ध्यान से, है ना, ये है L1/L2, लेकिन हमें L2/L1 चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 2/3, यह आ जाएगा 2/3 इंटू R1/R2 कितना है, ये है 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 2 8, और 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 44 वॉट एंड 220 वोल्ट। बोल रहा है एक बल्ब है, उसकी रेटिंग इतनी है। अब टेबल फैन इज रेटेड एट 60 वॉट 1110 वोल्ट, है ना। तो आपको क्या दे रखी है, रेटिंग दे रखी है। देखो हमारे पास एक तो बल्ब हो गया, ये हमारा बल्ब है, बल्ब की रेटिंग दे रखी है 44 वॉट और 220 वोल्ट। देखो आपको ये पता होना चाहिए किसी भी डिवाइस की जो रेटिंग दी जाती है वो क्यों दी जाती है, वो दी जाती है ताकि आप रेजिस्टेंस निकाल सको। तो रेजिस्टेंस निकालो सबसे पहले। तो बल्ब का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, तो पावर का फॉर्मूला होता है V²/R, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है V²/P। तो डायरेक्ट डिवाइस का रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम V²/P कर देते हैं। तो V² कितना हो गया, 220 का स्क्वायर अपॉन 44। आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, जब आपको रफ आइडिया होना चाहिए रेजिस्टेंस ज़्यादा किसका है कम किसका है। मोस्ट ज़्यादातर क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाते हैं, पूरी कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ती है। और फिर क्या है, टेबल फैन। तो हमारे पास एक टेबल फैन है भाई, है ना, ये मैं टेबल फैन बना दिया इस तरीके से, है ना, सुंदर सा टेबल फैन हो गया ये। और इसकी जो रेटिंग है 60 वॉट हो गया, और ये 1110 वोल्ट हो गया। तो इसका भी रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो ये हमारा फैन हो गया, तो RF हो गया हमारा 1110 का स्क्वायर अपॉन 60।
तो बस अब इन दोनों वैल्यू को देख लो और देख लो कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है कम, फिर हम ऑप्शंस पढ़ लेंगे ना, मोस्टली क्वेश्चंस में ऐसे ही करना होता है। तो ये 220 का स्क्वायर, ये 1110 का स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में तो भैया ये जीत दिया, और डिनोमिनेटर किसका छोटा है, इसका डिनोमिनेटर भी छोटा है। तो यानी कि ये वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो गई, यानी कि जो बल्ब का रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है और फैन का क्या है, कम है। अब हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्या हमें और कैलकुलेशन करने की जरूरत है कि नहीं। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इफ ईच ऑफ द डिवाइसेस इज कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट सेपरेटली। बोले हम दोनों को अगर सेम वोल्टेज सप्लाई करते हैं, कितना 220 वोल्ट 220 वोल्ट, दोनों को अगर वोल्टेज सेम दे रहे हैं, अगर दोनों को वोल्टेज सेम दे रहे हैं, तो देखते हैं क्या हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए, द लाइट बल्ब हैज़ अ ग्रेटर रेजिस्टेंस, सही बात है, एंड ड्रॉज अ ग्रेटर करंट। बोल रहे इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, ये बात तो सही है, इसलिए वो ज़्यादा करंट निकालेगा। अरे रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ज़्यादा थोड़ी निकालेगा, कम निकालेगा ना। तो बी ऑप्शन क्या है, द लाइट बल्ब हैज़ अ ग्रेटर रेजिस्टेंस, सही बात है, एंड ड्रॉज अ स्मॉलर करंट देन द टेबल फैन। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है वो कम करंट निकालेगा, हाँ ये बात सही लग रही है। चलो और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, लेकिन पहले लॉक करने से पहले, द लाइट बल्ब हैज़ अ स्मॉलर रेजिस्टेंस, नहीं 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 नहीं, ये बात तो है ही गलत। द लाइट बल्ब हैज़ अ स्मॉलर रेजिस्टेंस, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए ना, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज़ एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट, तो ईएमएफ दिया हमें 12 वोल्ट इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। देखो आपके पास एक सेल है और सेल का ईएमएफ दे रखा है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, बोला मैक्सिमम कितना करंट लगा सकते हो। तो यार आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगवाए मत, भाई करंट का फॉर्मूला होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो आप इसको लगाइए मत, आप रेजिस्टेंस और कम कर दो, तो इससे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारा मैक्सिमम करंट का आ जाएगा। तो ईएमएफ कितना हो गया, 12 हो गया, और ये कितना है 0.4, तो ये हटेगा तो 10 आ जाएगा, और 4 3 जा, और 3 इंटू 10 कितना आ जाएगा 30। इसका आंसर हो जाएगा 30 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। अ सेल ऑफ ईएमएफ इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस आर, तो भाई ईएमएफ ई दे रखा है, रेजिस्टेंस आर दे रखा है, जो कि यूजुअली होता ही है। व्हेन द करंट कैपिटल आई इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल ड्रॉप्स टू वी। बोला जैसे हम करंट चालू कर देते हैं ना आई, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, वी हो जाता है। मतलब ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, ये भी हमें स्टैंडर्ड नोटेशन दे रखा है, कैपिटल वी बोलते हैं हम भी। तो इसका मतलब जो वी होता है वो कितना होता है, ई माइनस आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। बोला बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा, मतलब यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं हम लोग, कितना आ रहा है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी आएगी, तो ये हो गया आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी, है ना, इसको इधर भेजा इसको इधर भेजा, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो गई, ई माइनस वी अपॉन आई। तो ऐसा हमारा ऑप्शन है क्या, ई माइनस वी अपॉन आई, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। बाकी ई माइनस वी तो मुझे दिख रहा है न्यूमरेटर में ना, सब में ई माइनस वी तो है, बस आई की जगह भाई करंट कैपिटल आई क्या होता है, कैपिटल आई क्या होता है ओम्स लॉ से, वी अपॉन आर। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, वी अपॉन आर, तो आर ऊपर चला जाएगा। तो ये वाला मुझे ऑप्शन दिख रहा है ना, ई माइनस वी इंटू आर अपॉन वी, है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अ स्ट्रेट लाइन प्लॉट शोइंग द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, तो हमारे एक सेल के लिए ग्राफ बना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का, एज अ फंक्शन ऑफ करंट, एज अ फंक्शन ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इज शोन इन द फिगर। तो बोले एक सेल है हमारे पास, उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, करंट में ग्राफ बनाया, बताओ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो किसी सेल के लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन क्या होता है, ईएमएफ माइनस करंट कितना है और इंटरनल रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो देखो इसमें वाई एक्सिस पे इसको रखा है, और करंट जो है हमारा ये हमारा एक्स एक्सिस पे चला गया, तो ये हमारा जो हो गया, जो करंट के बगल में लिखा है ये हमारा क्या बन जाएगा, स्लोप। तो ये स्लोप का काम करेगा, और जो ईएमएफ है सेल का ये भी कांस्टेंट होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी किसी सेल का फिक्स होता है, तो ये कैसा करेगा, ऐसा। तो यानी कि जो स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन हो जाएगी माइनस एम एक्स प्लस सी, तो मतलब नेगेटिव स्लोप, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, और इस लाइन का जो स्लोप है ना, तो वी आई ग्राफ का जो स्लोप होता है किसी सेल के लिए वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बस आप इस टेन थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से जो स्लोप आ जाएगा, मतलब जो इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.6 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.8 ओम। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर। द फिगर 1 शोज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, तो इस सेटअप को हम यूज कर रहे हैं ओम्स लॉ को स्टडी करने के लिए। ग्राफ ऑब्टेन फॉर दिस सेटअप एज शोन इन फिगर 2, और इससे जो स्टडी करके जो ग्राफ आया वो नंबर 2 का ग्राफ आया। तो 1 में हमने स्टडी किया इसको, और सेकंड में हमने प्लॉट कर दिया। तो वी और आई का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आया इस तरीके से। क्या बोल रहा है आगे, इफ द रेजिस्टेंस आर, अगर इसका रेजिस्टेंस आर था, तो बोल रहा है अगर रेजिस्टेंस को हमने चेंज कर दिया, है ना, ये रेजिस्टेंस हमारा कितना था, आर था, अगर इसको हमने चेंज कर दिया 2R से, तो इस आर की जगह अगर 2R आ गया, रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया, तो बोल रहा है इसका अब वी और आई का ग्राफ कैसा दिखेगा। तो ये कॉम्पिटेंसी टाइप का क्वेश्चन हो गया एक, लेकिन अगर आप थोड़ा सा
सोचे कि जो रेजिस्टेंस होता है वो वी आई ग्राफ का क्या होता है, स्लोप रिप्रेजेंट करता है, स्लोप। तो अगर आप इसको आप 2R कर दे रहे हो तो यानी कि जो स्लोप है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है जो कि ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन है और प्लस उसका स्लोप बढ़ रहा है? तो अगर आप ऑप्शन नंबर डी को देखें, यहाँ पे स्लोप कम हो रहा है, स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन स्लोप कम हो रहा है। यहाँ पे तो ये भैया स्ट्रेट लाइन ही नहीं रहा है ना, तो ये तो फॉलो हो ही नहीं सकता, ये भी हमारा कर्व है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे स्लोप बढ़ भी गया है और स्ट्रेट लाइन भी है, ये स्लोप बढ़ भी गया है और है ना स्ट्रेट लाइन भी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। There are n identical resistors, all of which can be connected either in series or in parallel network. तो हमारे पास n resistors हैं, identical हैं सबके सब, है ना? ये all of which can be connected either in series or parallel. The power dissipated in the series and parallel networks will be different for a given applied voltage. बोले जो पावर होगी वो दोनों में डिफरेंट आ सकती है, सीरीज में लगाएंगे तो कुछ आएगी, पैरेलल में लगाएंगे तो कुछ आएगी। बाय व्हाट फैक्टर, कितने फैक्टर से मस्ट द पावर डिसिपेटेड थ्रू द सीरीज कॉम्बिनेशन बी मल्टीप्लाइड इन ऑर्डर टू गेट द पावर डिसिपेटेड थ्रू द पैरेलल कॉम्बिनेशन। कह रहा है अगर सीरीज में पावर PS आ रही है ना, PS5 नहीं, PS इज PS मींस इज पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और बोल रहा है अगर इसमें पैरेलल में PP आ रही है तो बोल रहा है हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, हम सीरीज वाले में क्या ऐसा क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे x, है ना, ये क्या मल्टीप्लाई कर दे ऐसा कि ये इसके बराबर हो जाए, तो हमें इस x की वैल्यू देनी है, मतलब जो हमारा x का आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए पैरेलल वाली पावर अपॉन सीरीज वाली पावर, है ना, ये रेशियो में चाहिए कुल मिला के। चलो फिर पहले दोनों का निकाल लेते हैं, पहले पैरेलल निकाल लेते हैं फिर सीरीज निकाल लेंगे। तो हमारे पास आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है ऐसे एन आर आर, लेकिन ऐसे हमारे पास कितने हैं टोटल, हमारे पास n रेजिस्टर्स हैं। तो अगर इनका हम इक्विवेलेंट निकालेंगे R इक्विवेलेंट, तो पैरेलल का कितना आ जाएगा, वही आर कितना आता है R अपॉन एन, है ना। आप पैरेलल में कैसे निकालते हो, 1 अपॉन आर पी, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, ऐसा आप कितनी बार लिखोगे n टाइम्स, तो क्योंकि डिनोमिनेटर सबके सेम है तो ये आ जाता है आर एन अपॉन आर। तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर दो तो इतना आता है। तो अगर पैरेलल में इक्वल इक्वल होते हैं तो जितने होते हैं उससे डिवाइड कर दो तो आपका इक्विवेलेंट आ जाता है ना। तो मैं इस चीज़ को इरेज कर देता हूँ, ये बात मैंने वन शॉट में भी बताई है। तो उसके बाद तो ये आ गया पैरेलल का, और आप दोनों को सेम पावर से लगा रहे हैं ना, तो ये हो गया इसका। और उसके बाद आर सीरीज देख लेते हैं, सीरीज तो भैया आपके पास आर है फिर एक और आर है, ऐसे कितने आपके पास एन है। तो जो सीरीज का कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो वो कितना आ जाएगा, एन आर आप डायरेक्टली ऐड कर देते हो फॉर अ गिवन वोल्टेज V। तो देखो हमारा जो सेम है वो क्या है, वोल्टेज V सेम है, इसका मतलब हमने इस कनेक्शन को भी V वोल्टेज दिया था, है ना, इस तरीके से, और हमने इसको भी क्या दिया था, V वोल्टेज दिया था। तो पावर का जो फॉर्मूला बनेगा है ना, वो कौन सा यूज कर लेंगे, V² अपॉन R इक्विवेलेंट। तो इसीलिए यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो हो जाएगी भाई पावर पैरेलल में कितनी आ रही है ना, जो हमने यहाँ निकाला था, और सीरीज में कितनी आ रही। तो पावर इसमें कितनी आएगी भाई, V² अपॉन इसका रेजिस्टेंस, और यहाँ पे कितना आएगा, V² अपॉन सीरीज का रेजिस्टेंस। तो V² तो कट जाएगा, वोल्टेज दोनों की सेम है, तो सीरीज का आर एस ऊपर चला जाएगा, आर पी नीचे आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू है एन आर, और आर पी की वैल्यू कितनी है, आर अपॉन एन। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये आ रहा है n², यानी कि अगर हम इसको n² से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बराबर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन अकाउंट ऑफ, बोल रहा है एक मेटल का रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है और इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो जो रेजिस्टेंस है किसी मेटल का वो बढ़ जाता है पर टेम्परेचर बढ़ाने से, पर ऐसा क्यों होता है उसका रीजन पूछ रहा है। बोल रहा है डिक्रीज इन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता। डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम, तो देखो एक ना फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ये होता है E इलेक्ट्रिक फील्ड रिलैक्सेशन टाइम अपॉन m। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो कोलिजन है, जो नंबर ऑफ कोलिजन है जितनी जितनी देर में होते हैं, तो वो कोलिजन यानी कि वो टक्कर जल्दी जल्दी होने लग जाती है, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। और जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, m अपॉन n² टॉ, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो कंडक्टर में क्या होता है भाई, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, ये रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। तो जो मेन रीजन होता है वो रिलैक्सेशन कम हो जाता है, इसलिए हमारे क्या होता है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर इज इंक्रीज टू 2V, बोल रहा है अगर पहले था वोल्टेज V और आपने इसको कर दिया 2V विद इट्स टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट, तो टेम्परेचर को हमने कैसा रखा है, कांस्टेंट रखा है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर विल रिमेन सेम, बिकम हाफ, बिकम डबल, बिकम जीरो। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपको रिलेशन पता होना चाहिए पहले। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, ई टॉ अपॉन एम,
है ना। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, ईट अपॉन एम, है ना, ईट, है ना, पड़ जाएगी सर पे अगर एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो ईट अपॉन एम। तो इसकी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई, ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह लिख सकते हो आप पोटेंशियल अपॉन लेंथ, और ये हो गया टॉ। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। अब क्योंकि कुछ चीज़ें कांस्टेंट है तो भैया कांस्टेंट चीज़ों का आप ध्यान रखना भाई, है ना। ई कांस्टेंट होता है, टॉ हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है इसीलिए टॉ कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रॉन का मास भी चेंज नहीं हो रहा है, और जो हमारा वायर है या कंडक्टर है उसकी डायमेंशन भी चेंज नहीं हो रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपने इसको डबल किया वोल्टेज को, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। A battery is connected to the conductor of non-uniform cross section area. The quantities और क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट। बोल रहा है अगर आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट ना रहे, देखो और टाइम तो हम लोग कंडक्टर ऐसा लेते थे ना, ऐसे वायर लेते थे, तो क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आपका नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब वो चेंज होता जा रहा है। मतलब आप समझ सकते हो इस तरीके से वायर का जो क्रॉस सेक्शन है कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। बुरा इनमें से क्या क्या सेम रहेगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड करंट, या सिर्फ करंट। देखो फिजिक्स में जो डीसी करंट है ना, जो करंट है, जो चार्ज है, जो अगर कहीं पे अगर चार्ज एक सेकंड में कहीं पे कितना चार्ज अगर कभी आ गया, तो ये एक्यूमुलेट नहीं हो सकता, ये कहीं पे जमा नहीं हो सकता। अगर जमा हो जाता तो भैया इतने झटके लगते, इतने स्पार्क होते, तो दिक्कत हो जाती। इसीलिए फिजिक्स में, है ना, डीसी करंट हमारा क्या होता है, इकट्ठा नहीं हो सकता, है ना, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसीलिए जो जो क्वांटिटी सेम रहेगी वो आपको ध्यान रखना है। करंट कभी भी, है ना, चेंज नहीं होगा, चाहे तार पतली हो चाहे मोटी हो, करंट हमेशा सेम फ्लो करता है। तो इसलिए करंट जो है वो सेम रहेगा, तो करंट तो सेम रहेगा। अब बाकी क्वांटिटी सोच लेते हैं, क्योंकि करंट हमारा जो है वो इस सी ऑप्शन में भी है और डी ऑप्शन में भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं, पर मैं सबकी ही बात कर लेता हूँ। देखो करंट का फॉर्मूला होता है वीना, आई इज इक्वल टू वीना, है ना। तो करंट तो कांस्टेंट है, करंट तो कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ई का चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये मटेरियल पर डिपेंड करेगा। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है वहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसी होगी, कम होगी। और क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ई टॉ अपॉन एम, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ होगा वही किसके साथ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे क्या होगी, कम होगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी। इसीलिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमारा आंसर क्या होगा, ओनली करंट। इसलिए इसका आंसर है ओनली करंट। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ रॉड ऑफ कॉपर एज कंपेयर टू दैट ऑफ थिन वायर ऑफ कॉपर। बोल रहे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी को ही बोलते हैं, रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम ही क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो बोल रहा जो रेजिस्टिविटी है, एक कॉपर की वायर ले लो, आप रॉड ले लो, और एक थिन वायर ले लो। भाई आप कॉपर की पतली वायर ले लो, मोटी वायर ले लो, छोटी ले लो, लंबी ले लो, कैसी भी वायर रख लो अपने पास, क्योंकि मटेरियल अगर सेम है ना, मटेरियल अगर सेम है तो रेजिस्टिविटी, है ना, टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए, पर टेम्परेचर की बात इन्होंने नहीं की है। पर अगर आपका मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी भैया सेम होती है। रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर, बस ये दो चीज़ें। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, सेम। ये बोल रहा है कम होगी ज़्यादा होगी डिपेंड करेगा, नहीं नहीं नहीं, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती रेजिस्टिविटी, हाँ रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट इज मेंटेन अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो जब भी आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछेगा तो आपके दिमाग में चार्ज आना चाहिए कि मुझे पहले चार्ज निकालना है, और चार्ज निकालने से पहले, है ना, आपको अगर टाइम भी दिया तो आपके दिमाग में करंट आना चाहिए, तो पहले आपको करंट निकालना है। और आपको वी दे रखा है और आपको क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, तो सीधे सीधे आपको ओम्स लॉ लगाने का हिंट मिल गया यहाँ से कि करंट क्या होता है, वी अपॉन आर होता है। तो वी हो गया 200 और रेजिस्टेंस हो गया कितना, 100, तो करंट आ गया 2 एम्पियर। तो ये हमारा कांस्टेंट करंट आया, और करंट हमेशा क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। टाइम कितना दे रखा है, टाइम में हमारा 1 सेकेंड है, तो हमारा चार्ज भी कितना आ जाएगा भाई, 2 कूलम। तो चार्ज हमारा 2 कूलम आ गया, और हमें पता है कि चार्ज कितना होता है, ये होता है हमारा एन ई। तो इसलिए एन कितना आ जाएगा, 2 अपॉन ई की वैल्यू, है ना, ई की वैल्यू क्या होती है, 1.6 10⁻⁻19। तो ये वैल्यू आ जाएगी तो इसको हटा दो भाई, है ना, ये हो गया 4 5 ज़ा 4 4 ज़ा, ये आ गया 1.25 इंटू 10⁻19, है ना। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अ कंडक्टर ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस एन 6 वोल्ट आइडियल सोर्स। द पावर सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ द कंडक्टर। देखो हमें रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम और जो वोल्टेज दी है
पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया 6 वोल्ट, तो पावर पूछ रहा है, तो बहुत सिंपल सवाल हो गया ये तो। डायरेक्ट फॉर्मूला वेट पावर का फॉर्मूला हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर। पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है आई स्क्वायर अपॉन आर, एक हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर, और एक हो गया वी इंटू आई, है ना। ये सारे पावर के फॉर्मूले हैं, तो डेटा के अकॉर्डिंग हम यूज़ कर लेंगे। तो वी स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, ये हो गया 36, 6 का स्क्वायर हो गया 36, रेजिस्टेंस हो गया 10, तो ये आ गया 3.6, और पावर की एसआई यूनिट होती है वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वी यूज एलॉयज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर्स बिकॉज दे हैव। हम एलॉयज क्यों यूज करते हैं, ये है सवाल, एलॉयज क्यों यूज करते हैं। तो वैसे तो ये बड़ा सिंपल सवाल है, पर फिर भी भाई इसका जो अल्फा होता है ना, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये होता है बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, और होता है पॉजिटिव। बहुत छोटा होता है लेकिन पॉजिटिव होता है। अगर बहुत छोटा है इसका मतलब टेम्परेचर से ना इसको इतना फर्क नहीं पड़ता, इट इज़ नियरली अनइफेक्टेड। तो भाई आप जब हीट करोगे, है ना, आप जब उसे एनर्जी दोगे तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा, लेकिन इस पे फर्क कम पड़ता है, इसलिए यूज़ करते हैं। एक तो ये बात हो गई कि इसका जो अल्फा होता है ना, बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल, तो लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। और दूसरा जो रीज़न है सबसे बड़ा, दूसरा रीज़न क्या है कि इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत हाई होती है। अब अगर रेजिस्टिविटी हाई है, देखो हमें रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, अगर हमें रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस बढ़ाने का तरीका क्या होता है, रो एल अपॉन ए। अगर रेजिस्टिविटी आप नॉर्मल भी रख लो तो आपको कोई वायर अगर लगानी है तो उसका लेंथ बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। पर यहाँ पे क्या है, सिर्फ रेजिस्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि आप छोटे से तार के, छोटे से छोटे वायर के टुकड़े को भी क्या यूज़ कर सकते हो, है ना, यूज़ कर सकते हो एज अ फिलामेंट। तो इसीलिए इसकी रेजिस्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है, तो इसका इतना बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं। तो हमें छोटे से तार के टुकड़े से भी हमारा काम चल जाता है, इसीलिए ये इसका सही आंसर है ना। तो लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए और हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो लो टेम्परेचर और हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इन अ डीसी करंट द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द बैटरी एंड आउटसाइड द बैटरी रिस्पेक्टिवली आर। देखो बड़ा सिंपल सवाल है ये, है ना, कि आपके पास एक बैटरी है भाई ऐसे, और यहाँ पे कोई सर्किट है, बोल रहा है बैटरी के बाहर, तो देखो बैटरी के बाहर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इस तरीके से फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। आउटसाइड द बैटरी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव से नेगेटिव, और इनसाइड द क्या होना चाहिए, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो हमें पहले लिखा इनसाइड, तो इनसाइड अगर पहले लिखा है तो इनसाइड में क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अ स्टेडी करंट ऑफ 8 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू अ वायर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन 10 सेकंड। देखो आपके पास एक कांस्टेंट करंट दिया है 8 मिली एम्पियर, तो करंट की वैल्यू है 8 मिली एम्पियर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। देखो करंट और टाइम दिया, टाइम कितना दिया है 10 सेकेंड, तो अगर कांस्टेंट करंट दिया है तो हमारा चार्ज सीधे सीधे हो जाएगा। करंट क्या होता है भाई, चार्ज पास अपॉन टाइम, है ना, तो चार्ज कितना हो जाएगा, करंट इंटू टाइम, तो चार्ज कितना आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा 8 मिली एम्पियर, मिली का मतलब हो गया 10⁻³ हमें एम्पियर में यूज़ करना है, और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो 10 सेकेंड, तो ये आ गया 8 इंटू 10⁻² कूलम। और हमें फर्स्ट चैप्टर से पता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, तो क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन ई लिख सकते हैं, 8 इंटू 10⁻², तो बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, तो ई से आप डिवाइड कर दो इस वैल्यू को, और ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻19। अगर ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। द टेम्परेचर टी डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ए एंड मटेरियल बी इज रिप्रेजेंटेड बाय फिगर 1 एंड फिगर 2। बोल रहे एक मटेरियल ए हमारे पास और रेजिस्टिविटी का ग्राफ बना रखा है, और मटेरियल बी है उसके लिए भी सेम ग्राफ बना रखा है। बोल रहा है इनमें से कौन सा मटेरियल ए है, कौन सा मटेरियल बी है। देखो मटेरियल ए का क्या ऑप्शन है हमारे पास, कॉपर दिख रहा है मुझे, जर्मेनियम दिख रहा है, कॉपर जर्मेनियम नाइक्रोम हो गया, है ना। तो पहले हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स, कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, कम हो जाता है, इसलिए रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। और सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, हमारे पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला याद रखो बस, ये m/n² टॉ। तो कंडक्टर में n पे तो फर्क नहीं पड़ता, ये तो पहले से ही बहुत ज़्यादा होता है, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ, लेकिन ये डिक्रीज कर जाता है और फिर ये बढ़ जाता है, ये होता है हमारे कंडक्टर में। लेकिन अगर सेम हम सेमीकंडक्टर में बोले तो m/n² टॉ, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो n बड़ी तेज़ी से फ्री हो जाता है, ये तो कम होता है लेकिन ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है, और ये बढ़ जाता है इसलिए रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, कम। तो टेम्परेचर रेजिस्टिविटी अगर घट रही है तो ये ग्राफ हो गया किसका, सेमीकंडक्टर का, और ये जो वाला ग्राफ जो हो गया टेम्परेचर रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, ये हो गया कंडक्टर का। तो हमारा सेकंड वाला जो है मटेरियल नंबर बी जो है ना, ये हमारा मटेरियल नंबर बी है,
ये हमारा मटेरियल नंबर ए है। तो बी वाला क्या होना चाहिए, मेटल होना चाहिए। तो ये रहा मेटल है ना, मटेरियल बी इज कॉपर, मटेरियल ए इज, ये हो गया हमारा सेमी। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर सेमीकंडक्टर, बोल रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का और सेमीकंडक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा, किस पे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी पे। तो भाई कंडक्टर के लिए है ना, कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, और सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीजेस फॉर अ कंडक्टर एंड डिक्रीजेस फॉर अ सेमीकंडक्टर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इफ अ बल्ब ऑफ 100 वाट, तो हमें पावर दे रखी है बल्ब की, इज केप्ट एट ऑन फॉर 5 आवर्स। बोल रहा है हमारे बल्ब है जिसकी पावर हमने रखी है कितनी, 100 वाट है, और कितने टाइम के लिए उसे जलाया हमने, 5 आवर्स के लिए। तो बोल रहा है बताओ कितनी यूनिट्स आएंगी। देखो यूनिट्स का मतलब क्या होता है ना, कमर्शियल यूनिट का मतलब, इसका मतलब होता है कितने किलोवाट आवर। तो हमसे किलोवाट आवर आंसर पूछ रहा है, मतलब जो भी आएगा आपका आंसर, तो आप एनर्जी निकाल लो। एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम। पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। तो आपका आंसर हो जाएगा 100 × 5। लेकिन ये वॉट इंटू आर में आ रहा है, लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए, किलोवाट में। तो आप एक काम करो, इसको यहाँ पे किलो लिख दो और किलो से डिवाइड कर दो। किलो का मतलब क्या होता है 1000। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 0.5 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर को ही क्या बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में यूनिट बोलते हैं। ये आ गया 0.5 यूनिट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, बोल रहा है इनमें से किसकी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी नेगेटिव होगी। पहले तो इसका फॉर्मूला देख लो, आर फाइनल क्या होता है भाई, ये होता है आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना, अल्फा को बोलते हैं हम टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो सिर्फ एक है ना, कौन सा सेमीकंडक्टर ही ऐसा है, सिर्फ एक सेमीकंडक्टर ही ऐसा है जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या होती है, या रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। ऐसा सिर्फ सेमीकंडक्टर में होता है। बाकी अगर आप कंडक्टर की बात कर लो, कंडक्टर में भी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, रेजिस्टिविटी बढ़ती है। और अगर आप एलॉयस की बात कर लो, एलॉयस की तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ पे नियरली अनइफेक्टेड होता है, नियरली अनइफेक्टेड। लेकिन इसका जो अल्फा होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। लेकिन एक सिर्फ सेमीकंडक्टर ही जिसका अल्फा नेगेटिव होता है। बाकी मेटल्स की, अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूं तो कंडक्टर्स में जो अल्फा होता है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये हो गया, इसका होता है बहुत पॉजिटिव, इसका होता है छोटा सा पॉजिटिव। और सिर्फ सेमीकंडक्टर इसका अल्फा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। 3 रजिस्टर्स हैविंग वैल्यू R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी। हमारे पास 3 रजिस्टर्स है, R1 R2 और R3। ये हो गया R1 R2 R3, और ये हमें सीरीज में लगा रखे हैं। सपोज R1 कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, बोल रहा है R1 में ना 2 एम्पियर करंट है। भाई ये सीरीज में कनेक्टेड है, अगर इसके पास R1 2 एम्पियर करंट आ रहा है तो सबके पास कितना आएगा, 2 एम्पियर ही करंट आएगा। एंड R2 हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम, R2 की वैल्यू दे रखी है 3 ओम। तो जो जो डेटा मिल रहा है मैं लिखते जा रहा हूँ बस। एंड R3 डिसिपेट्स 6 वॉट्स ऑफ पावर। तो इसके यहाँ से जो पावर डिसिपेट होती है, मतलब पावर जो थर्ड रजिस्टर में दे रखी है वो दे रखी है 6 वॉट, 6 वॉट। बोल रहा है बताओ वोल्टेज, देन द वोल्टेज अक्रॉस R3 इज। तो हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज बतानी, ये हमें बताना है कि भाई V3 कितना आएगा। तो देखो ये 2 एम्पेयर अगर सीरीज में है तो इसको भी तो 2 एम्पेयर ही मिलेगा। और पावर का फॉर्मूला, जब आपको पावर पता है, वोल्टेज और करंट को जोड़ता हो, पावर वोल्टेज करंट, तो पावर क्या होता है VI। अगर आप थर्ड वाले की पावर देख रहे हो तो थर्ड वाले की वोल्टेज आएगी। करंट तो भैया तीनों का सेम है, तो यहाँ पे I3 लिखो चाहे ना लिखो कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता। तो पावर हो गई 6 वॉट, वोल्टेज हमें निकालना है, और करंट कितना है 2 एम्पियर। तो ये तो भाई सीधे सीधा कितना आ गया, 3 वोल्ट आ गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम बाय अ 220 वोल्ट 100 वॉल्ट बल्ब। तो ये आपको रेटिंग दे रही है किसी बल्ब की, और उसको हम कितने वोल्टेज से लगा रहे हैं, 110 वोल्ट से, 110 वोल्ट से लगा रहे हैं। देखो जब भी आपको रेटिंग दी जाती है किसी डिवाइस की, आपको रेजिस्टेंस निकालना चाहिए। वो आपको दी इसलिए जाती है कि आप रेजिस्टेंस निकालो, और रेजिस्टेंस निकालने का तरीका होता है V² अपॉन P। तो V का स्क्वायर हो गया, वोल्टेज कितनी है इसकी 220 पे काम करता है, और 100 वॉट इसका पावर है ना, तो ये हो गया इसका रेजिस्टेंस इतने ओम। इसको पूरा कैलकुलेट मत करो, ऐसे छोड़ दो। अब बोल रहे बाद में हम इसको 100 इतने हम सोर्स से लगा रहे हैं। तो भैया आपका जो बल्ब है उसको हम लगा इससे रहे हैं, तो रेजिस्टेंस आपको पता चल गया कितना आ रहा है, 220² अपॉन 100 ओम। और कितने वोल्टेज से लगा रहे हो आप, अब 110 वोल्ट से लगा रहे हो। तो अब बोल रहे हैं अब कितनी पावर आएगी, तो भाई पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, जो आउटपुट पावर आएगी आपकी वो आ जाएगी, कितना वोल्टेज से लगाया, 110 से लगाया V² अपॉन R। तो V कितना है 110। तो ये हमने लगाया इससे, तो 1110 इंटू 1110
अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो रेजिस्टेंस कितना निकाला था हमने 220 का स्क्वायर, तो 220 इंटू 220 और इसके नीचे 100, तो यानी कि 100 चला जाएगा ऊपर, तो ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, और 4 इंटू 25 है ना, 4 25 100, हमारा आंसर आ जाएगा 25 वॉट।